बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में, और उम्मीद है कि आपका वीकेंड जो है वो बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा। भरपूर तरीके से आपने उसको स्पेंड किया होगा अपने प्यारों के साथ, चाहने वालों के साथ, फैमिली के साथ। और ये हफ्ता भी जनाब आपका बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। मंडे का आगाज़ है और बिल्कुल पॉजिटिव और नई एनर्जी के साथ हम यहाँ पर स्टूडियोज़ में आपके सामने विराजमान है। मैं हूँ उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और गले आपके नहीं ख़राब होंगे। मेरा तो थोड़ा सा हो गया, तो असरात जो है वो स्मोक के नज़र आ रहे हैं। कुछ आपने बदपरहेज़ी की नहीं, हो, ऐसी कुछ कोई ठंडा खाया बदपरहेज़ी हो नहीं, या कुछ गरम गरम खा लिया हो? नथिंग, बस ये मौसम की थोड़ी तब्दीली है। हाँ। और मैंने गलती ये की कि मैंने स्मोक में थोड़ी सी वॉक की थी शायद, तो वो मुझे लग रहा है कि वॉक नहीं करनी चाहिए शाम के वक्त। अब वही जैसे कि हमें हुक्मरान भी कह रहे हैं हमारे कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, इंडोर एक्टिविटीज़ करें। तो यस, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। लेकिन जैसे कि उज़ैर ने कहा कि मंडे है, तो पॉजिटिव वाइब के साथ, बहुत ही खुशी के साथ जी अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और आपकी सुबह को हम इंशाल्लाह खुशगवार बनाएंगे। भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे हम जैसे भी हों। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सियासत की, फिर जी सेहत से मुतालिक मुफीद टिप्स होंगी और इसके साथ साथ खूबसूरत और दिलचस्प बातें भी करेंगे। और जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि स्मॉग है कि बढ़ती चली जा रही है, इसके बाद पंजाब भर में सरकारी स्कूल्स की टाइमिंग आज से तब्दील कर दी गई है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात तक स्कूल्स के औकात सुबह 8:45 से दोपहर 1:30 बजे तक, जबकि जुमे के रोज़ सुबह 8:45 से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। ये नई टाइमिंग्स हैं स्कूल के हवाले से, जो कि हमने आपके साथ शेयर की जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात होगी मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे की। आज से 78 साल पहले भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इनकार करते हुए कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सयाह मनाया जा रहा है और भारत की रियासती दहशतगर्दी पर भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में बात होगी ख़वातीन के हकूक़ की। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह ख़त्म करने से मुताल्लिक तारीख़ी फ़ैसला दे दिया है। ये फ़ैसला ख़वातीन को हकूक़ दिलाने में कितना मौसर साबित हो सकता है, इस पर माहिर कानून हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में मौसम की बात होगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सांस लेना सेहत के लिए खतरा बन चुका है और लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में स्मॉग मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। फ़ज़ाई आलूदगी को अब कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सवाल हर किसी के जहन में है। इस पर आज माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, इसका हल जानने की कोशिश इसके साथ साथ स्मोक से जो बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं, बच्चों और बुजुर्गों को जो शदीद खतरात लाहक हैं, सांस, दिल, फॉलिज के मरीजों के लिए फ़ज़ाई आलूदगी कितनी ख़तरनाक हो सकती है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर भी पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जी बात करेंगे गैर कानूनी असलहे की। पंजाब हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया और सूबे भर में 15 दिन के अंदर गैर कानूनी असलहा जमा करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया और 15 दिन के बाद सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हुकूमत को इस क्रैकडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे। प्रोग्राम में साथ ही बात होगी सितारों के हवाले से। आपको पता है कि मंडे होता है और वीक का स्टार्ट होता है, तो ऐसे में जनाब टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ मौजूद होते हैं। आपका हफ्ता कैसे गुजरने वाला है और कौन से नए चैलेंजेस दरपेश होने वाले हैं, मारूफ टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ होते हैं, वो इस मामले पर आपकी रहनुमाई करते हैं और आप लोग हमारे साथ फीडबैक भी शेयर करते हैं कि उनकी रहनुमाई में हम अपने हफ्ते के जो प्लान्स हैं वो तरतीब देते हैं। तो जनाब, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में माली फ्रॉड, ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसका हाल ही में शिकार हुए थे कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद भी। और लेकिन ये कि उन्होंने जब एक्स पर अपनी पोस्ट लगाई तो फिर जनाब पंजाब पुलिस की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से एक्शन लिया गया और उसके बाद पुलिस को हिदायत जारी की गई और मुल्तान पुलिस ने जनाब उनकी गाड़ी उन्हें रिकवर करके दी 9 माह के बाद, 8 से 9 माह के अरसे के बाद। खैर, गाड़ी बेचते हुए, ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप फ्रॉड से बच सकें, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को आप बचा सकें, ये हम आपके साथ आज शेयर करें। जी, तो बस आपने 2 घंटे कहीं नहीं जाना है। अगर बाय चांस आपसे कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुनो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं, फॉलो करें और अपनी पसंद का सेगमेंट देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें भी अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपकी राय जाना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बना सकें और वो चीज़ें शामिल कर सकें जो हम
जानना चाहते हैं कि जो आप देखना चाहते हैं स्पेशल। बिल्कुल, प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ कर लेते हैं। आज बड़ा अहम दिन है, मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे। आज 27 अक्टूबर 78 साल पहले भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया। तकसीम हिंद के वक्त वादा ये था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, मगर महाराजा हरी सिंह ने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशों को रौंद कर भारत के साथ नाम नेहाद इल्हाक किया। 27 अक्टूबर को भारत ने रात के अंधेरे में कश्मीर में अपनी फौजें उतारकर जबरन कब्जा किया। भारतीय फौजों ने कश्मीर में कत्लेआम शुरू कर दिया, लाशें गिराईं और हजारों घर उजाड़ दिए। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मगर कश्मीरियों ने हिम्मत नहीं हारी, बगावत का ऐलान किया। अपनी मदद आपके तहत आज़ाद कश्मीर का 4,500 मुरब्बा मील और 29,000 मुरब्बा मील गिलगित बल्तिस्तान का इलाका आज़ाद करा लिया। जब श्रीनगर की तरफ पेशकदमी शुरू हुई तो भारत के वज़ीर आज़म नेहरू अक़वाम मुत्तहिदा जा पहुंचे और वहां से वादा किया गया कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा किया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करने से भी वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। 5 अगस्त 2019 को ठीक 6 साल पहले भारत ने फिर अपने ही आइन को बुलडोज किया। रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया गया। कर्फ्यू लगा और 90 लाख कश्मीरियों को घरों में महसूर कर दिया गया। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों पर गोलियां चलाई गईं। पैलेट गन से चेहरे और जिस्म छलनी कर दिए गए। हजारों नौजवान लापता और हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर दिया गया, जबकि लाखों नौजवान बिनाई से महरूम हो गए। मकबूजा वादी में भारत की रियासती जो दहशतगर्दी का सिलसिला है वो आज भी जारी है। बीजेपी की हुकूमत और इसकी कठपुतली इंतजामिया वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करने पर तुली हुई है। मोदी सरकार इसराइली तर्ज पर कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी तोड़ने और उन्हें अपने ही वतन में अक़लियत में तब्दील करने की सर तोड़ कोशिशें कर रही है। कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों, शनाख्त, वसाइल और सकाफत से महरूम किया जा रहा है। उनकी नस्ल कुशी जारी है अभी तक, और हम देख रहे हैं कि भारत की रियासती दहशतगर्दी और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सयाह मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज मुल्क भर में कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम सयाह मनाया जा रहा है। जलसे, सेमिनार, रैलियां और तकारीब का इनेकाद भी हो रहा है और थोड़ी ही देर बाद 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। आज इंसानियत के आलमी ठेकेदारों को याद दिलाया जा रहा है कि भारत ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने के लिए ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उन्हें उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। इस मामले पर हमारे स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। माजिद खान साहब हैं, वज़ीर ख़जाना आज़ाद जम्मू कश्मीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो कहिएगा, मकबूजा कश्मीर पर जो भारतीय तसल्लुत है उसको आज 78 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीर आज यौम सयाह मना रहे हैं कश्मीरी जो हैं, और पूरे पाकिस्तान में भी इस वक्त हम देख रहे हैं। कितनी अहमियत है इसकी? देखिए, इस दिन की बड़ी सिग्निफिकेंस है और ख़ास तौर पे आज का दिन न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद है वो इस दिन को आज यौम सयाह के तौर पे मनाते हैं। हिंदुस्तान का जो चेहरा आपने अभी अपने इंट्रो में बयान किया, जिस तरीके से वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जिस तरीके से वहाँ मिसिंग यूथ है, जिस तरीके से वहाँ पर हाफ विडोज के इश्यूज हैं, जिस तरीके से वहाँ पर मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर 370 और 35A के बाद उसकी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, कश्मीर को उनका जो हक खुद इरादियत उससे महरूम किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, आर्काइव्स तबाह कर दिए गए। गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान से खैर की तवक्को तो कभी भी नहीं है। बयानुल मरसूस के बाद अगर आप देखें जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने किया, उसके बाद उसने इस खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करने की और नाकाम कोशिश की। तो आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे बहादुर सपूतों ने उनको जवाब दिया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर उसके बाद जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने सफारतकारी की दुनिया के अंदर, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और मसला कश्मीर को एक दफा दोबारा जिंदा करके दुनिया की नजरों में लाया कि हिंदुस्तान ना सिर्फ गासिब है, काबिज है और वहाँ के लोगों के हकूक को दबा रहा है। जी बिल्कुल माजिद खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। और एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कोशिशों के बायस हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कश्मीर के हवाले से बात की, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से। उन्होंने कहा कि वो ये मसला दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल करवा सकते हैं, इसमें वो मुसालियत कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं ये जिद्दोजहद कहाँ तक पहुँची है, और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद मजीद क्या कोशिशें हमें करनी चाहिए ताकि मसला कश्मीर का कोई हल निकल सके?
देखिए, हम एक तवील अरसे से सफारतकारी कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हम हिंदुस्तान के मज़ालिम आश्कारा कर रहे हैं। इवन जिनीवा कन्वेंशन के अंदर की जो चीज़ें वो भी आपके सामने है। हमने ये मामला कई दफ़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में लेके गए और ह्यूमन राइट्स कमीशन की कई करारदादें हैं, फिर इसमें रिपोर्टर अपॉइंट हुए, वहाँ पर आपकी कमीशन गए, वहाँ पर मिसिंग यूथ और अनमास्क्ड मास ग्रेव्स डिस्कवर हुई। लेकिन जब से हिंदुस्तान को इस बात का इदराक हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस मामले को महसूस किया और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद हिंदुस्तान हड़बड़ाहट का शिकार है। एक तो उसको बयान और महसूस की सुर्खी अभी तक हजम नहीं हो रही, दूसरा वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और खास तौर पर अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत के बाहमी इत्तफाक की वजह से जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड हुआ, इसके लिए हिंदुस्तान की एक्सपेक्टेशन आप देख लें तो उनके अवान हिल गए। आप देखें कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो जो मेंबर्स हैं वो अब नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी एक आइडियोलॉजी चेंज हुई है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त इस किस्म का है कि अगर हम मजीद इसमें कोशिश करें तो वो दिन दूर नहीं, हिंदुस्तान के काले करतूत मजीद आश्कारा होंगे दुनिया के सामने और कश्मीर को उनका हक़ खुदरादियत मिलेगा और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह। यकीनन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा भी बनेगा, कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत भी मिलेगा। माजिद साहब, 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील की और उसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों पर जुल्म सितम की जो दास्तानें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन पर जुल्म ढाए गए हैं, आलमी बरादरी तब तो टस से मस नहीं हुई, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं तब्दीली आ रही है, आलमी बरादरी भी इस तरफ जो है नोटिस ले रही है। तो आपको लगता है कि अब जल्द से जल्द ये जो मसला कश्मीर है वो हल हो जाएगा? हम तो अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है। आप देखिए कि जिस तरह की अभी रिसेंट डेवलपमेंट दुनिया के अंदर हुई है, अभी ये जो इजराइल और हमास का पीस एग्रीमेंट हुआ, इसके बाद ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद हुई, ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हुआ, तो हमें उम्मीद है कि इस वक्त खास तौर पे जो बड़े ममालिक हैं उनकी तवज्जो इस तरफ आई है कि वाकई कश्मीर का मसला भी एक फ्लैश पॉइंट है और साउथ ईस्ट एशिया में पीस मुमकिन नहीं है अगर ये इसको सेटल नहीं होता। आप देखें कि जो आपकी ग्लोबल चेंजेस हैं, इवन चाइना ने भी इंटरवीन किया, अमेरिका ने भी इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको बहुत ज्यादा बैलेंस किया और एक जिम्मेदार रियासत, एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे पाकिस्तान सामने आया और उसने दुनिया को ये बताया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं दुनिया के पीस को डिस्टॉर्ट नहीं करूंगा। लेकिन हिंदुस्तान इसके बरक्स अगर आप देखें तो वो दुनिया के पीस को डिस्टॉर्ट करने के लिए ये जो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर ये जो प्रॉक्सीज रन करके एक सारे माहौल को खराब कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान न सिर्फ आप देखें अभी कनाडा में एक्सपोज हुआ, अमेरिका में एक्सपोज हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान में और हमारे कश्मीर के अंदर जिस तरह से वो मिनी प्रॉक्सीज रन करके वहां के पीस को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बेसिकली जो डॉल डॉक्ट्राइन है और मोदी डॉक्ट्राइन है, इस पूरे सिस्टम को, पूरे खित्ते को ये चाहते हैं कि आग और शोलों की लपेट में घेर लिया जाए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सर, अगर हम देखें तो कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम उम्मा का जो किरदार है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहा सिवाय चंद ममालिक के। सर, ये मुस्लिम दुनिया कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर बड़ी हमने एक डिवीज़न देखी, तकसीम भी नज़र आई। अगर तकसीम उस तरह से नहीं भी थी तो उस तरह से जो आवाज़ें बुलंद करनी चाहिए थी वो आवाज़ बड़ी नहीफ थी। तो 57 जो ममालिक हैं, ये तनाज़ात हल कराने में आखिर आप क्या समझते हैं, मसला क्या है, बेबसी क्या है? देखिए, आपको भी पता है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है और बहुत से मुल्कों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। इंडिया ने वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट डाली है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है जो अभी आपने हमारे हुकूमत पाकिस्तान का और खास तौर पर हमारी अस्करी क़यादत जो मदीना और मक्का का डिफेंस पैक्ट साइन किया सऊदी अरेबिया के साथ, इससे खित्ते की जो डेमोग्राफी है वो इंटायरली चेंज हुई है। अब गल्फ को भी ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि नहीं, पाकिस्तान की फौज ही वो वाहिद फौज है दुनिया के अंदर और खास तौर पे इन इस्लामिक ममालिक के अंदर जो कि न सिर्फ हरम का दिफा कर सकती है, मुसलमानों का दिफा कर सकती है और इस खित्ते का दिफा कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाला दौर है जिसमें जिस तरीके से चीजें आगे मूव कर रही हैं, तो हम अल्लाह की जात से पूरा उम्मीद है कि ना सिर्फ अब आपकी वेस्ट बल्कि आपका ईस्ट भी अब हिंदुस्तान को नजर आना शुरू हो गया कि वो उसकी जो एफिलिएशन है वो पाकिस्तान की एक कामयाब फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बनती जा रही है।
माजिद साहब, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इंडिया की जानिब से बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए गए। पहलगाम ड्रामा देख लें हम, उन्होंने कश्मीर में ये रचाया जिसके शवाहिद भी नहीं मिले, और जितनी बड़ी नाकामी इंडिया को हुई उस सूरत हाल के बाद अब वो दहशतगर्दी पर उतर आया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को बजाते खुद इधर उधर देखे बगैर अपनी क्या पॉलिसीज में चेंजेस करने की जरूरत है कि भारत का सामना कर सकें और दहशतगर्दी का खात्मा हो सके? देखिए, हिंदुस्तान ने 2 दफा कोशिश की दरअंदाजी करने की, जो डायरेक्टली उन्होंने की, और दोनों दफा आपने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको आपने रिप्लाई दिया। और सेकंड टाइम जब उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर और फिर आजाद कश्मीर के दीगर इलाकों के अंदर मिसाइल फायर किए और हमारी सिविल पॉपुलेशन को हिट किया और ये कहा कि यहाँ टेररिस्ट कैंप थे, पूरी इंटरनेशनल मीडिया वहां पर गई, पूरी दुनिया वहां पर गई। लोगों ने देखा कि मसाजिद के अंदर एक 82 साल के आदमी को जाके इन्होंने शहीद कर दिया और उसको टेररिस्ट कैंप इन्होंने डिक्लेयर किया। ये जो हिंदुस्तान का एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, अल्लाह ने किया कि वो एक्सपोज होना शुरू हो गई दुनिया के सामने। हमने एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे, आप देखें जब बालाकोट वाला ऑपरेशन हुआ, उनका पायलट, उनका जहाज यहाँ गिरा, हमने गुड जेस्चर के तौर पे उनका पायलट वापस किया। इस दफा जब उन्होंने दरअंदाजी की तो उनको जिसके ऊपर वो दंदनाते थे या जिसके ऊपर वो अपना सीना चौड़ा करते थे, राफेल्स के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने 6 से 7 राफेल जो थे उसको जमीन बोस कर दिया, उसको खाक में उड़ा दिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान को ये रियलाइजेशन है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो ये कर रहा है कि वो ये प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान वीकर हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह की नुसरत आपके साथ हो और मर्द मुजाहिद जिंदा हो, तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के नापाक इरादे कामयाबी की तरफ कदम आगे बढ़ा सकेंगे। इंशाल्लाह ये जो बिल्कुल आज पूरी दुनिया के अंदर यौम स्याह मनाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है टू पीस कीपिंग नेशंस कि प्लीज आगे आइए, हिंदुस्तान को बताइए कि ये जो मकबूजा कश्मीर के अंदर और लोग आबाद हैं, ये भी इंसान है, इनका भी हक है दुनिया के अंदर जिंदा रहने का। इनको इनका बुनियादी हक एज पर द ऑस्पिसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन UNHCR हमें दिया जाए। हम फैसला करें हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है या हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, ये फैसला प्योरली कश्मीरी नेशन ने करना है, किसी थर्ड पार्टी ने नहीं करना। बेशक बेशक कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादत मिलना चाहिए और कब से जिद्दोजहद जारी है और अब इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि कश्मीर के लोग भी सुकून का सांस ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया वजीर खजाना आज़ाद कश्मीर माजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, बरसों से भारत जो है वो कश्मीर पर जुल्म ढा रहा है और कश्मीरियों की जुबान बंदी की हुई है, उनको बोलने का हक नहीं है, उनको इबादत का हक नहीं है, उनको किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है और उन पर इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं, कैदो बंद की उन्होंने सोहबतें काटी हैं। तो जितनी भी हम सूरत हाल देखते आए हैं, यकीनन जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि आलमी दुनिया भी अब इस हवाले से नोटिस ले रही है और पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को लगाम डाली है, मार्का हक जीता है, उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है उसको बहुत बुरी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आप देखें कि ये मिस एडवेंचर भारत की जानिब से किया गया, लेकिन अब इसकी वजह से, इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसकी वजह से आप देखें कि जो मसला कश्मीर है पूरी दुनिया में एक बार फिर से उजागर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से बात करना पड़ी। लेकिन आप ये बताएं कि कश्मीर में जो जुल्म सितम है ये तो एक अरसे से जारी है, कई बहनों की इसमें दरी की गई, कई जवानों को शहीद किया गया, लापता किया गया, घरों को मिसमार किया गया लोगों के। लेकिन आप ये देखें कि इस बार जब ये कोशिश की गई आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा हुआ, तो डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश थी जो कि रचाई गई पूरे तरीके से। जो अक्सरियत में कश्मीरी है उन्हें अकलियत में बदलने की जनाब पूरी कोशिश की गई। फिर हिंदू पंडितों को यहाँ पर लाकर जो है वो बिठाया गया और कोई किसी किस्म का खतरा भी ना हो तो एक एक कश्मीरी के सर पर कई फौजी जो हैं वो लगा दिए गए और इस तरह से मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। उनका हक खुद इरादियत तो पहले से भारत ने छीन रखा है और फिर जो खुसूसी हैसियत हासिल थी कश्मीरियों को, मकबूजा जम्मू कश्मीर के बासियों को, वो भी उनसे छीन ली गई है। तो उस पर ऑब्वियसली पूरी दुनिया भी ये देख रही है और अब बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, दुनिया को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फ़लस्तीन का मामला, गज़ा का मामला अब हम देख रहे हैं कि मुआहदा हो चुका है और दूसरी जानिब अब उस पर उसके जो निकात हैं मरहलावार उस पर अमल जारी है, तो अब उसके बाद कश्मीर की तरफ जो है वो तवज्जो देने की खास ज़रूरत है। आज के दिन के हवाले से जनाब हमारी टीम की जानिब से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है, आपको वो दिखाते हैं। हम आप अभी सुन रही थी ना वो कि जन्नत मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा, तो कश्मीर चाहे जनाब
इस तरफ है बॉर्डर के या लकीर के उस तरफ है। उस तरफ है। बहुत ही खूबसूरत है और ज़मीन पर जनाब जन्नत का गुमां होता जन्नत का गुमां है। होता और है, ऐसी हसीन वादियां हैं कि बस बंदा अगर जाए वहाँ तो दंग ही रह जाता दंग है। रह जाता है। कुदरत की जो खूबसूरती है, उसका जी। जो हुस्न है, उसको देख कर। क्योंकि एक तरफ तो हम यौम सयाह मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम कश्मीर की खूबसूरती की बात करें ना, तो बंदा वाकई ऐसे लगता है कि जैसे जन्नत में आ गए। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह है। और इसी खूबसूरती पर हमारी टीम ने एक और रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देख लेते हैं। कश्मीर जन्नत नज़ीर ये वादी अल्लाह ताला के तख्लीक करदा खूबसूरत तरीन शाहकारों में से एक शाहकार है। सरसब्ज़ो शादाब और फूलों से लहलहाती हसीनो जमील वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरती में लिपटी पुरकशिश झीलें, चश्मे, मौसमों के दिलकश नज़ारे, मेवों और नेमतों की फरावानी कश्मीर को पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम और हैसियत देती है। कश्मीर की बेशबहा खूबसूरती को देखकर ऐसा गुमा होता है जैसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा उतर आया हो। गर्मी का मौसम हो या सर्दी और बर्फबारी, कश्मीर के इलाके कुदरती हुस्न और दिलकशी में अपना सानी नहीं रखते। वादिये कश्मीर हर मौसम में मुनफरिद नज़ारा पेश करती है। इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ खींचे चले आते हैं। तो जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के कुछ खूबसूरत मनाज़र हमने आपको दिखाए हैं और उम्मीद है आपने इनको भरपूर इनका Enjoy लुत्फ़ भी किया। उठाया होगा, एंजॉय भी किया होगा। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमों के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ मुआहदों से नहीं बल्कि उन सफ़ीरों से मजबूत होते हैं जो दिलों के दरमियान पुल बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक फ़ख्र का लम्हा है क्योंकि यूएई में पाकिस्तान के सबकदोश होने वाले सफ़ीर फैसल नयाज तिरमिज़ी को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की जानिब से सबसे बड़े गैर मुल्की सिविल एजाज़ फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ज़ायदोम से नवाजा गया है। और ये एजाज़ उन गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है जो फैसल नियाज तिरमिज़ी ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान पाक अमारात दोस्ती, सिफारती ताल्लुकात, तिजारत, सकाफ़त और उर्दू अदब के फ़रोग़ में अंजाम दी हैं। फैसल नियाज तिरमिज़ी ना सिर्फ एक कामयाब सिफारतकार के तौर पर जाने जाते हैं बल्कि उन्होंने यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए दर्जनों सकाफती और समाजी प्रोग्राम्स के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। अब वो मॉस्को में बतौर सफ़ीर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं, मगर उनकी खिदमात हमेशा पाक अमारात ताल्लुकात की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएंगी। वो शख्सियत जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, बसीरत और सिफारती महारत से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं यूएई में सुबकदोश होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर जनाब फैसल नियाज तिरमिज़ी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारे इदारे की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये अजीम कामयाबी हासिल करना कैसा लम्हा है, क्या आपके तासुरात हैं और किन अल्फाज में आप बयान करना चाहेंगे?
पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, और दूसरा ये मेरे लिए नहीं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और 22 लाख पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एजाज़ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जो किसी गैर मुल्की को दिया जाता है, और मैं ख्याल से पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको ये पहला अवार्ड मिला है, ये वाला। तो इसका ये बेसिकली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था मुत्तहदा अरब इमारात में, अब तो मैं मॉस्को पहुँच चुका हूँ, तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था मुत्तहदा अरब इमारात के मुख्तलिफ इदारों की तश्कील में और के सिलसिले में, बेशक क्या वो एयरफोर्स हो, क्या वो बल्दिया हो, क्या वो एडनॉक हो, इत्तसालात हो, आरडिया हो, पर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा था कि पाकिस्तान का जो कल्चरल फुटप्रिंट था वो कम हो रहा था। तो मैंने जाते ही सबसे पहले कम्युनिटी को मुतहरक किया और मैंने कहा कि जो हमारा अजीम सकाफती, तालीमी, अदबी विरसा है, उसको हमने इस मुल्क में रूशनास कराना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में हमने बहुत से एग्जीबिशंस किए, बुक लॉन्चेस की, मुशायरे किए। तो पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस वहाँ पे इस साल 14 अगस्त का मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी, जहाँ पे 60,000 पाकिस्तानी जमा हुए और सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलता रहा। उनमें शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान भी आए थे और बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के अलावा इमाराती अहबाब और दूसरे ममालिक के लोग आए, और उनको मालूम हुआ कि पाकिस्तान का अपना सकाफती कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें पाकिस्तानी मौसीकी थी, पाकिस्तानी मुसव्विरों का काम थे, मुशायरे थे, तो पूरा दिन की एक्टिविटी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का हमारा प्रेजेंस हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अवार्ड दिया गया 16 तारीख को, वो इस बात का था कि जी पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी सफारत खाने ने वाकई पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने में बड़ा, लेकिन फैसल साहब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा जो है बहुत फ़ख्र का है, और यकीनन आपकी अनथक मेहनत भी है, और आपने ये जो जर्नी अपनी बताई है और मॉस्को तक पहुँचे हैं, बहुत ज़बरदस्त रही होगी। आगे अब आपके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आप मॉस्को में हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या प्लानिंग करें आप आगे, आपका क्या मिशन है? जी रूस भी दुनिया का एक बहुत बड़ी कौम है, बड़ा मुल्क है, और मेरे लिए एजाज़ का बायस है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे इस कलीदी किरदार के लिए चुना है। और इंशाअल्लाह जो ज़ाहिर बात है मुत्तहदा अरब इमारात में हमारे बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, रूस में हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, पर फिर भी मेरा पूरा होगा कि ना सिर्फ हमारे जो सियासी ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, हमारे सकाफती ताल्लुकात बढ़े। मेरी बहुत कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो तालिब इल्म हैं वो रूस की यूनिवर्सिटीज़ में आके तालीम हासिल करें और रूसी पाकिस्तान जाएं। और चौथा मेरा होगा कि जी पाकिस्तान का जो अजीम सकाफती विरसा है और रूस में इसकी काफ़ी लोगों को पहचान है। फैज़ साहब बहुत बड़ा नाम सब रह जाते हैं आज भी रूस में। तारड़ साहब की किताबें आज भी मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। तो हमने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, पाकिस्तानी मौसीकारों को, पाकिस्तानी अदीबों को इंट्रोड्यूस कराना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फैसल साहब आपका। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो 3 साल दौर गुजरा यूएई में, सर अगर हम उसको देखें तो यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको दरपेश हो गए, ख़ास तौर पर वीज़ाज़ के हवाले से कुछ सख्तियाँ भी हुई कुछ शहरों को लेकर, और फिर लेबर के हवाले से भी कुछ मसाइल दरपेश रहे होंगे। कौन से चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा लगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ हैं, लेकिन आपने किस स्ट्रेटजी के तहत उनको ओवरकम किया ताकि जो नए आने वाले हैं, जो जूनियर हैं, मतलब एम्बेसडर्स हैं, वो भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें? एक तो जी मुझे बड़ी खुशी है कि एक मुझसे बेहतर काबिल सफ़ीर मुत्तहदा अरब इमारात में 4 तारीख को आ रहे हैं। शफ़क़त अली खान जो मेरे कॉलीग भी हैं, हमने एक साथ यूनिवर्सिटी में भी साथ थे और वो रूस में भी पहले सफ़ीर हैं। बहुत देखें, ज़िंदगी में भी, ज़ाती ज़िंदगी में भी और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, चैलेंजेस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये कायदे आज़म का भी फरमान था कि
कि मुसलमान मुसीबत में घबराता नहीं है। तो जो चैलेंज होता है वो ये अपॉर्चुनिटी होती है। सफारतकार का सारा जो काम होता है वो उन चैलेंजेस में से चीज़ों को बेहतर करना। जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो वीज़ों का था, जी। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में आप देखेंगे इसमें बहुत बेहतरी आनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी मेरे आने से पहले, पर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी क्योंकि पिछले 3 महीने में पहले हमारे इंटीरियर मिनिस्टर आए, फिर 2 दफ़ा हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी आए, और इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में फिर एक बजट होने वाला है। सही। उसके बाद आप देखेंगे वीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी असली मानों में अपने मुल्क का सफ़ीर है। नो डाउट। नो डाउट। उसकी कंडक्ट, उसका लोगों से रवाबत, जी। उसका लिबास, उसका रहने का तरीका, वो इस बात का अक्कासी करता है वो किस मुल्क से आ रहा है। जी। तो मैं पाकिस्तानी से हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि अपना बेहतरीन बिहेवियर शो करें। आपकी स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात में 200 मुख्तलिफ ममालिक के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, तो आपको हर मज़हब की, हर नेशनैलिटी की इज़्ज़त करनी चाहिए। पर सबसे बड़ी जो बात होती है आपकी स्केल होती है। जैसे मैंने आपको शुरू किया कि इत्तसलात, एमिरेट्स एयरलाइन, आडिया, बल्दिया, सब कुछ पाकिस्तानियों ने बनाया था, पर ओवर द इयर्स हमारा वो जो ब्रांड था वो ख़राब हो गया। आपकी कंडक्ट से पाकिस्तान का ब्रांड बेहतर हो सकता है। जी। और उसमें सफारतखाना और कम्युनिटी, इन दोनों का एक किरदार होता है। मैंने कभी नहीं समझा कि जो कम्युनिटी है वो सफारत खाने से मुख्तलिफ है, सफारत खाना कम्युनिटी से मुख्तलिफ है। जब आप एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसके नतायज आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। ज़बरदस्त। यकीनन एक साथ मिलकर काम करें तो नताइज जो हैं वो डिफरेंट ही आते हैं और बहुत बेहतर और अच्छे आते हैं। फैसल साहब, आपने उर्दू अदब और शोबिज़ इंडस्ट्री के फ़रोग में बहुत काम किया है, तो ये ख्याल आपको कैसे आया? गोल्डन वीज़ास तक दिलवाए आपने शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों को। जी, बस वही मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आपकी एंटरटेनमेंट है, आपका स्पोर्ट्स है, आपका अदब है, वो आपकी पहचान है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी रहा हूँ मैंने इन चीज़ों पे बहुत फोकस किया है। सबसे पहले मैं शिकागो में था, वहाँ पे भी मैंने पाकिस्तानी मुशायरे करवाए, पाकिस्तानी फिल्मों के प्रीमियर्स करवाए। तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है और उसमें मैं बड़ी कोशिश करता था कि मकामी लोग आएँ। जैसे हमारे शोज़ में बहुत ज़्यादा मकामी लोगों को बुलाता था और दूसरे ममालिक के सफारतकारों को बुलाता था कि जो पाकिस्तान का एक मनफी परसेप्शन है उसको धोया जाए। जो एक बहुत अच्छी काम की कि हमने पूरे मुत्तहदा अरब अमारात का वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया और बाकी ममालिक का भी आसान कर दिया। मैंने अपनी कोशिशों से कई सफरा को, कई सफारतकारों को, कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो दूसरे ममालिक के थे उनको पाकिस्तान भेजा, और जब वो पाकिस्तान गए तो उनका जो जहन में पाकिस्तान का तासुर था वो ज़ायल हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमेशा मैं कहता हूँ कम्युनिटी को कि आप ना सिर्फ खुद पाकिस्तान जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, बल्कि अपने अहबाब और दोस्तों को लेकर जाएं, और आप कोशिश करें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस किस्म की हों कि एक बार फिर बाहर के गैर मुल्की आकर पढ़ें। अभी भी जब मैं मुत्तहदा अरब अमारात में था मुझे इतने इमराती मिले जो किंग एडवर्ड्स के पढ़े हुए थे, निश्तर के पढ़े हुए थे, डाउ के पढ़े हुए थे, NED के पढ़े हुए थे। हमें इस किस्म का अपने आप को प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक तालीमी और सकाफती सुपर पावर भी है। बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब, और आपने नई जिम्मेदारियाँ मान ली हैं तो हमारी जानिब से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं और यकीनन आप वहाँ पर भी बहुत सारी कामयाबियाँ समेटेंगे। और काम ही सही, लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है आप उसके लिए जो है वो गिरा कदर खदमात सर अंजाम देंगे जैसा आप UAE में करते रहे, और उसी के एतराफ़ में जनाब ये एक बड़ा एहसास आपको मिला है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। लेकिन अभी जनाब आपको बताते हैं कि आज मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है, तो हम बताइए। आपने मौसम की तरह ही वैसे रुख बदला एकदम से, और मेरे लिए भी सरप्राइज है कि मैं मौसम का हाल बताने लगी। तो चलते हैं जी मौसम की सूरत हाल देखते हैं।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुसलसल खुश्क मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस मशरकी पंजाब के अजला में स्मोग का राज बरकरार रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां अक्सर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है 19 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। स्कर्दो की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 12 और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। और अब रुख करते हैं जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर का, जहां ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलेंगे आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो है 28 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 22 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी भर में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा और पहाड़ी अजला में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। फूलों के शहर पेशावर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पारा जो है 16 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा में भी हल्की बारिश और बुलंदो वाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि मरी, गलियात और गिरदोनवाह में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहेगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो है 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र हो जाए, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान में स्मोक छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र करते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का, आपके साथ शेयर करते हैं बलूचिस्तान का मौसम, जहां ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 24 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में सुबह और रात के औकात में मौसम जो है वो सर्द रहने का इम्कान है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है 36 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम देखें तो ये है 36 और मिनिमम है 24। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहरी इलाकों में बादल छाए रहने की पेशगोई की है। तो नाजरीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। आपने जाना कि किस शहर में क्या टेम्परेचर होगा, कितना मौसम जो है वो असरअंदाज होने वाला है। तो अपना ख्याल रखिएगा। स्मोक का खतरा मंडला रहा है, जिसके असरात भी हम देख रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक हैं। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें और अपने आप का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का।
हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वस्ती इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी है। खुली फ़ज़ा में सांस लेना सेहत के लिए वबाल बन चुका है और आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आपको बताएं कि अव्वल नंबरों में ही है। और जनाब पंजाब के मशरकी अजला लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और खानपुर में स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने मुल्क के बड़े शहरों में स्मॉग की सतह में और ख़तरनाक हद तक इजाफे का अलर्ट भी जारी किया। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नवंबर से लेकर दिसंबर के वस्त तक स्मोक की जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ेगी। आज भी लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, जहां हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो देख रहे हैं 300 तक पहुंच गया है। स्मोक की वजह से कमज़ोर मुदाफ़त रखने वाले जो अफराद हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो पहले से ही बीमार लोगों को सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक भी है और बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो शदीद मुतासिर होते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियां भी बढ़ रही हैं और दीगर अमराज में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन जो हैं वो यही बताते हैं कि दमा और फेफड़ों की बीमारियों के साथ साथ स्मोक से दिल और फॉलिज के मरीजों में भी इजाफा देखा जा रहा है और अस्पतालों पर भी इस हवाले से दबाव बढ़ चुका है। फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव कैसे मुमकिन है, ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए किस हद तक खतरनाक है और स्मोक से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो फैलने का खदशा है। यस, और इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, मुल्क के बड़े शहरों की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा हो चुकी है और सांस लेना मुश्किल हो चुका है। हुकूमती इक़दामात के बावजूद हम देख रहे हैं कि स्मॉग में मुसलसल इजाफा ही होता चला जा रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, बारहा ये सवाल पूछा जाता है हुकूमती इक़दामात के बावजूद। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। देखें, आप लोगों को मतलब इस पे बात करते हुए वो 8-9 साल हो गए हैं और अब जाके आप लोगों ने गन्स जो है वो स्टार्ट किए हैं, भट्टा जो है उसको आप बनाना शुरू हुए हैं और थोड़ी सी आपने फोर्स का इस्तेमाल स्टार्ट किया। ठीक है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपने आज स्टार्ट किया तो कल जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट एक चीज़ जो मैं अभी भी समझता हूँ जिसपे हमारा फोकस कम है और जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है इन लाहौर, दैट इज ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट जो हमारी है। लास्ट टाइम भी मैं आपसे डिस्कशन करते हुए मैंने बताया कि 51 लाख बाइक हैं लाहौर में और तकरीबन 7.8 मिलियन कार्स हैं। ट्रांसपोर्ट इसके अलावा है, ये बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है और ये कंट्रीब्यूटर ज्यादा है रादर देन जिन पे हम अब कहते हैं कि जी दिवाली हो गई है या जो है फसलों का जलना है। ये कंट्रीब्यूटर लाहौर जैसे इलाके में कम है, तो हमें इसको फोकस ज्यादा करना चाहिए और इसको फोकस करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। जो काम हो रहे हैं वो भी अच्छे हैं, उनका इम्पैक्ट स्लोली आएगा, आपको जब नजर आना शुरू होगा। जी, अच्छा इरफान साहब, हम देख भी रहे हैं महकमा मौसमियात भी यही कह रहे हैं आगे से बारिशें जो हैं वो कम होंगी, स्मोक ज़्यादा बढ़ेगी और मैं भी उन मुतासरीन में से एक हूँ, तभी मैं आपसे इतनी डिस्कशन नहीं कर पा रही थी। तो ये जो आगाज़ है स्मोक की वजह से खांसी से फिर आगे मज़ीद बीमारियाँ, ये किस हद तक ख़तरनाक है और आगे कितना ज़्यादा बीमारियाँ फैला सकता है? देखिए, हमने सिग्निफिकेंट सर्ज में नंबर ऑफ पेशेंट तो हमारे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गए हैं, जिसमें गला खराब होना, इची थ्रोट होना, स्नीजिंग, छींकों का आना, खांसी का रहना, ये तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। लेकिन बहुत प्यारी बात आपने शुरू में कही थी कि हम अपने आप को सिर्फ लंग्स तक ना लिमिट रखें। इससे बदकिस्मती से हार्ट अटैक बढ़ जाता है, इससे स्ट्रोक बढ़ जाता है। वो प्रेग्नेंट फीमेल जो इसमें सांस लेती हैं उनमें प्री मैच्योर बेबी होते हैं, बेबीज में जो माइंड डेवलपमेंट है वो कम हो जाती है, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप देखें कि आप एक ऐसी फिजा में सांस ले रहे हैं जो बदकिस्मती से जिसको आप अब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ही इसका सोल्यूशन है और आपके हाथ में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस वक्त। बिल्कुल, प्रिवेंशन ही इसका हल है। डॉक्टर साहब, जिनको हो गया है उन्हें कोई हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की या अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत तो नहीं है? देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने किस ग्रुप को बचा के रखना है। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जैसे बच्चे एक्सट्रीम ऑफ एज हैं और बुजुर्ग हैं, वो लोग जिनको दिल या सांस का मसला है, इन लोगों में अगर प्रॉब्लम आती है तो यूजुअली ये लोग वेल कनेक्टेड होते हैं विद देयर प्राइमरी फिजिशियन। तो उनको एक दफा, एक तो अब तो मौसम स्टार्ट हो गया, इस मौसम से पहले मैं हमेशा कहता हूँ आप चेक करवाएं और उसके बाद
ये जिन मसले का शिकार है, जैसे दमे का मरीज है, तो उसको उसके रेस्क्यू इनहेलर का पता होना चाहिए कि अगर मुझे प्रॉब्लम होता है तो ये मेरा रेस्क्यू इनहेलर है। अगर किसी को हार्ट का इशू है तो एक रेस्क्यू मेडिसिन होती है हार्ट की जो जुबान के नीचे रखी जाती है, तो उसको पता होना चाहिए। तो अगर अलामत बहुत ज्यादा है, आपको अगर सांस नहीं आ रहा, सांस में से आवाजें आ रही हैं, आपको खांसी आ रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको बुखार नहीं उतरा, तो जरूर आप अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास जाएं और वो ये डिसाइड करेगा कि आप घर में मैनेज हो सकते हैं या आपको हॉस्पिटल होना। इरफान साहब, दरअसल उज़ैर मेरे बारे में पूछना चाह रहे थे कि उनको तो मेरे से कोई खतरा नहीं है कि अगर मेरा गला खराब हो गया तो डॉक्टर साहब मुझे खतरा ये, मुझे सोलो शो करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, एक चीज याद रखिए कि जब फ्लू हो जाता है, जब वायरस हो जाता है, तो इनिशियली तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए और साथ वाले को भी प्रोटेक्शन करनी है। तो उसका तो बेहतर सोल्यूशन ये है कि मास्क पहन लिया जाए और एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक अपनी एक्टिविटी को लिमिट कर लिया जाए। और उससे बेहतर भी प्रिवेंशन, जो मैं अक्सर मीडिया लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपनी वैक्सीनेशन जरूर फ्लू की करवाया करें। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इतनी कॉस्टली नहीं है। और जिनकी एज 60 से ज्यादा है वो नमूनिया की वैक्सीनेशन करवाया करें। तो अगर वैक्सीनेशन आपकी हो गई है, आपको बुखार नहीं है, जस्ट स्नीजिंग है, तो फिर अवॉइडेंस, अच्छी हाइड्रेशन से, कुछ एंटी एलर्जी से ही आपका प्रॉब्लम यूजुअली सॉल्व हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि लोग जो हैं उन्हें पार्क्स में जाने की आदत है, जॉगिंग करने की आदत है, और कुछ लोगों का ये भी होता है कि अगर स्मोक है तो जनाब हम अगर हमारा स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हमारे फेफड़े अच्छे होंगे, अगर हम कोई रनिंग करेंगे, कोई वॉक करेंगे, तो ये कितना दुरुस्त है? और क्या इंडोर एक्टिविटीज़ बेहतर हैं या आउटडोर भी की जा सकती हैं? आप क्या रेकमेंड करें? देखिए, बड़ा वैलिड क्वेश्चन हमसे बड़ा पूछा जाता है। एक तो देखिए, आपके हर किसी के पास मोबाइल है, वो बाहर जाने से पहले प्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स को जरूर चेक करें। लेकिन अगर आप अभी भी पैटर्न देखें तो अनफॉर्चुनेटली लाहौर में कोई भी टाइम ऐसा नहीं है कि आप स्मोक फ्री हो रहे हैं। तो सोल्यूशन आपके पास है इंडोर एक्टिविटी का, ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखें कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारी कुव्वत मुदाफ़अत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो याद रखें कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे नोटोरियस जो इंग्रेडिएंट इसका है वो पर्टिकुलर मैटर है। एक पर्टिकुलर मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोन से कम है, जब वो आपके लंग में चला जाता है तो वो जो सोजिश काज कर रहा है वो वही सोजिश है जो स्मोकर्स के लंग में होती है। तो लंग डैमेज जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट करता है। और फिर आप अगर बार बार इसको एक्सपोज करेंगे तो शायद इनिशियली तो कुव्वत मुदाफ़अत आपकी अच्छी थी, उसको रिकवर कर जाएगी, बट देयर विल बी अ टाइम जब आप उसको कुव्वत मुदाफ़अत आप उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी। सो ये बिल्कुल हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर एक्टिविटी करें, लेकिन एक्टिविटी जरूर करें और इनडोर एक्टिविटी अपनी करें। और बाहर भी जाएं तो प्लीज मास्क के अलावा बाहर जाने के। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपकी बात से ही 2 सवाल। एक तो जो नॉर्मल मास्क यूज होता है, क्या वो इफेक्टिव है या इसके लिए 95 होना चाहिए, जिस तरह से हम देख रहे थे स्मॉग में बेहतर क्वालिटी के? एक और भी मास्क है जो मरियम औरंगजेब ने भी दिखाया। हाँ, ये बेहतर है सर। और दूसरा ये बताइएगा, अगर इंडोर एक्टिविटीज हो रही हैं, जिम है या घर है, आपने बच्चों को, बुजुर्गों को बचाना है, तो उसका क्या हल है? हमने कोई महंगे एयर क्लीनर लगाने हैं, क्या करना है? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी दोनों आपके। अच्छा देखिए, मास्क जो है ना, इसमें बड़ी वैरायटी आ गई है। सिंपल सर्जिकल मास्क है, अगर आप वो 2 कर लेंगे तो वो किसी हद तक N95 वाला सोल्यूशन आपको कर सकता है। सर्जिकल मास्क काफी है आपके पहनने के लिए। उसको आप डबल करके, अगर आपके लिए अफोर्डेबिलिटी इशू है तो आपने उसको डबल कर लेना। आइडियल इज N95 मास्क। जब हम N95 की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है 95% श्योरिटी से हम ये कह सकते हैं कि 0.5 माइक्रोन तक के जो पार्टिकल हैं वो इससे अब्सॉर्ब नहीं होंगे। सो इसका मतलब होता है N95। सो वो रिकमेंडेड वही है कि आप उसको लगाया करें। अच्छा सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जो इंडोर, मतलब अगर जिम्स हैं या फिर जी घर जी में, बिल्कुल। देखिए, आप कह रहे हैं इंडोर एक्टिविटी कर रहे हैं तो एयर प्योरीफायर, देखिए आइडियल सर्कमस्टांसिस में तो हर चीज आपकी इसी तरह की होनी चाहिए कि एयर प्योरीफायर लगा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ये जो आपके इंडोर प्लांट है, मनी प्लांट, रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट्स, ये प्लांट इंडोर प्योरीफायर का रोल प्ले करते हैं। प्लीज इसको आप घरों में ले आएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है जी, एयर प्योरीफायर जो है दैट इज द बेस्ट। अच्छा इरफान साहब, इसके जो असरात हैं वो वक्ती तौर पर रहते हैं या तवील मुद्दती आपके मसाइल जो हैं शुरू हो जाते हैं? अगर स्मोक में किसी को परेशानी या कोई मरज लाहक हुआ है तो वो थ्रू आउट लाइफ भी हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन जी। स्मोक से एक ऐसी डिजीज हम अब देख रहे हैं जो स्मोकर्स में होती थी, इसको कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और याद रखें ये वो डिजीज है जो कि प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो ये अब पोल्यूशन से भी होती है, इसको कहते हैं COPD। तो इसका मतलब है आपको इससे डिजीज हो सकती है और वो प्रोग्रेस करती है। दूसरी बात याद रखें कि जब इससे डैमेज हो रहा है, और डैमेज होने की वजह से ही हम ये बात कर रहे हैं कि जो लोग स्मोक में रहते हैं उनकी एवरेज लाइफ 5 से 7 साल कम हो रही है। तो ये क्यों कम हो रही है? बिकॉज ये आपके मल्टीपल ऑर्गन को कंटिन्यूसली डैमेज कर रहा है। और इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ये विजिबल है इस सीजन में।
ये इनविजिबल है थ्रू आउट द ईयर। ये हमें बहुत कम दिन ऐसे मिलते हैं, ये बारिशों के में शायद ऐसा है कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स रीजनेबली कम होता है, वरना एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा जो है वो अनहेल्दी रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे फॉर एवर प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल लॉन्ग टर्म जो है सोल्यूशन होना चाहिए, उसकी हम बात भी कर रहे हैं और आप भी इस पे हमेशा बड़ा जोर देते हैं। सर लास्टली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि अगर किसी सेहतमंद शख्स को मतलब कोई आर्जा लाग नहीं और उसे स्मोक के असरात हो गए हैं और गला ख़राब है या और भी स्नीजिंग है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि बहुत सारी आंखों में चुभन है, अलामात हैं जी, तो सर उस सूरत पे क्या कोई फौरी मेडिसिन लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए? जिस तरह कहा जाता है कि फ्लू में आपको फ़ौरन उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर सर क्या करना चाहिए आप? देखिए, एक तो अपनी आंखों को साफ करें और गार्गल वगैरह करके लोकल सूदिंग इफेक्ट आप ले सकते हैं। कावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एंटी एलर्जिक होती हैं वो डॉक्टर से पूछ के आप ले सकते हैं। प्लीज एंटीबायोटिक ना लें अनटिल आपको बुखार ना हो, और बुखार भी 1-2 दिन से ज्यादा परसिस्ट ना करे। हाइड्रेशन का इस्तेमाल करें, थोड़ा रेस्ट करें, तो होपफुली आप ऑटो रिकवर कर जाएंगे, अगर अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर कोई और एलर्जिक एलिमेंट ना हो तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान मलिक साहब, और उम्मीद है अब सीजन ऐसा है हम आपको बार बार जहमत देते रहेंगे और आपसे और कभी हॉस्पिटल से मैं ज्वाइन करते रहेंगे और यकीनन लोगों को बहुत फायदा होता है डॉक्टर इरफान की डिस्कशन से। लोग जो है वो तैयार होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से ना सिर्फ अपनों की बल्कि अपनी फैमिली के लोगों की, आसपास के लोगों की एंटीबायोटिक नहीं खानी कैसे हिफाजत। बहुत अच्छा किया आपने एंटीबायोटिक नहीं खाई। मैं यही सोच रही थी कि मुझे फायदा हुआ है तो यकीनन आवाम को भी हुआ होगा। एंटीबायोटिक खाए बिना आप आगे चल सकती हैं। ये अब असले की बात कर लेते हैं, जो पंजाब में गैर कानूनी असले से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस पर कि अब जो गैर कानूनी असले है वो ना रखें, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और जो हम देख रहे हैं पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में असलहा कल्चर के खात्मे के लिए इकदाम उठाया है। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 नाफिज कर दिया गया है और 15 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। जिस शहरी के पास गैर कानूनी असलहा है वो 15 दिन के अंदर जमा करवा दें, वरना इस पर एक्शन लिया जाए। पंजाब पुलिस की जानिब से खबरदार किया गया है कि अल्टीमेटम के बाद गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 4 से 14 साल कैद और 10 से 30 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और माहिरीन ये कहते हैं नाकाबिले जमानत भी है और शहरियों पर जोर दिया है कि मुकर्ररा मुद्दत में हथियार जमा कराकर कानून की पासदारी करें, बासूरत दीगर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और ये डेट वो नहीं है कि जो टैक्स रिटर्न जमा करवाने की होती है, ये 15 दिन या महीना आगे बढ़ेगी, ये नहीं बढ़ने वाली। IG पंजाब ने 2 टोक अल्फाज में वाजे किया कि 10 लाख से जायद लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नौ जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है और शहरी अपने हथियार CCD मराकज़ मुतल्लिका थानों या फिर मखसूस कलेक्शन पॉइंट्स पर जमा करा सके। जी बिल्कुल। और पंजाब में असलहे की असर-ए-नौ जांच पड़ताल की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानने के लिए लाहौर से सुनो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग ने हमें ज्वाइन किया है। रमज़ान बेग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब में असलहे की असर-ए-नौ जांच पड़ताल की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। IG पंजाब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें शहरियों को खबरदार किया गया कि वो गैर कानूनी जो असला है वो ना रखें जी। और 15 दिन के अंदर अंदर वो अगर गैर कानूनी असला जमा नहीं करवाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये 15 दिन का टाइम इसलिए दिया गया है कि शहरियों को खबरदार किया गया है कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उससे पहले उसको आगाह किया जाए और 15 दिन के बाद भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद जो है CCD जो एडिशनल IG है उन्होंने भी बताया कि 15 दिन के बाद जो है उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और भारी जुर्माने भी किए जाएंगे और 10 से 14 साल कैद भी होगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो असला लाइसेंस जो उन्होंने रखा हुआ है, एक तो वो जहां कहीं भी जाएंगे वो असला की नुमाइश भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ जस्ट अपनी एक हिफाजत के लिए उन्होंने लाइसेंस लेना है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब भर में एक माह के दौरान 1300 अफराद कत्ल होते थे। अब वो ग्राफ आ गया नीचे जिसमें अब 800 अफराद कत्ल होते हैं, यानी कि 500 अब कम हो रहे हैं। तो इसको भी जाहिर है असला की जो रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए ये हुआ है और मजीद इसको नीचे लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये हुकूमत पंजाब ने बाकायदा तौर पे इसमें जो 13-20
65 का पर्चा दर्ज होता था, यानी कि आपके पास एक गैर कानूनी असला पकड़ा गया तो वो 13-20 का पर्चा होता था और अगले दिन ही उसकी जमानत हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अब ऐसा नहीं होगा, उसको बकायदा जेल होगी, उसको सजा भी होगी, उसको जुर्माना भी होगा। लेकिन दूसरी जो इसमें अफसोसनाक बात यह है कि जो आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब और सीसीडी जो है हमारे सुहेल जफर चट्टा साहब कि जिन जिन की दुश्मनियां हैं, जाहिर सी बात है वो या दुबई चले जाएं या उनकी सुलह करवा देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ये मैं कहना बेहतर समझूंगा कि जिनकी दुश्मनियां हैं, अगर वो बाहर चले जाते तो पिछले उनके जो अहले खाना हैं वो दूसरी मुखालिफ पार्टी तो उनको कत्ल कर देगी। और दूसरी जो लाइसेंस आपने कहा है कि गैर कानूनी रखें या जिनके पास है, तो वो अगर अपने साथ गल में नहीं रखेंगे तो मुखालिफ पार्टी तो उनको कत्ल कर देगी। अब इस अच्छा रमजान, आपकी बात स्ट्रॉन्गली को जरा सेकंड करता हूँ। एक पहलू ये भी निकलता है, वो कहते हैं कि जब आपकी दुश्मनी हो तो फिर आपको एक वेपन रखना चाहिए, सुलह हो जाए तो फिर 2 रखने चाहिए। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको जरा क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, आपको पता है ये कुछ अर्सा पहले गुजरात में एक 18 अफराद जो है वो कत्ल किए गए गनमैनों समेत। मुखालिफ शाह उनके जो मुखालिफ थे, 18 अफराद उनको कत्ल कर दिए। अब आप उनको ये कहें कि असला ना रखें तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप उनको कहें दुबई चल जाए, वो भी नहीं जा सकते कि जाहिर है उनके 18 अफराद कत्ल हुए हैं गनमैनों समेत, तो वो तो कभी भी नहीं जाएगा। तीसरी बात जो अहम है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक पिस्टल है जो आपके पास लाइसेंस भी है, अब आपने उसको घर में रखना है। अब लोगों को तो नहीं पता है कि इसके पास पिस्टल है या नहीं है, क्यों? अब मुखालिफिन को ये पता चल गया कि असला जो इलीगल था वो जमा हो गया है। और आपने ये बताया कि पंजाब में आपने 15 दिन के बाद जो गैर कानूनी आपके पास असला है वो जमा करवाना है। ठीक है, और अगर सीसीडी के दफ्तर नहीं जमा करवाना तो ऐसे मराकज जो आपको बताए जाएंगे और वहां आपने जमा करवाना है और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा मिर्जा रमजान, ये भी बता दीजिए, आप वापसी का बता रहे हैं ना, तो ये किस तरह से प्रोसीजर होगा, कितनी देर तक जमा करवाना है, ये तो बता ही दिया है। जिन्होंने लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा उनके लिए फिर क्या प्रोसीजर है? देखिए, बात सुने, एक पिस्टल है, एक 9mm गन है, एक कलेक्शन कोप है, ठीक है। अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्यों कि अब आप अगर कलेक्शन कोप रखने तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना भी जरूरी है और आप उसको रिन्यू करवाते तो वो भी बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं आजकल, एक बात। दूसरी बात ये है कि हुकूमत पंजाब को इसमें रिलीफ देना चाहिए था, यानी कि दुश्मनदार जो लोग हैं उनको असला रखने की इजाजत होनी चाहिए। उनका मिर्जा रमजान बेग, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, दुश्मनदार लोग अपनी दुश्मनियों के चक्कर में फिर डालों पे जब गन्ने लहराते हैं तो फिर आम शहरियों में भी तो खौफ फैलता है ना। खुलेआम ये जो असले की नुमाइश होती है, वो तो जब से पाकिस्तान बना है, आप मुझे ये बता तो इसे खत्म तो कहीं ना कहीं तो होना है ना मिर्जा रमजान बेग, इसके आगे फुल स्टॉप तो लगाना है। सीसीडी ने डेटरेंस तो कायम की है ना, तो मतलब उनका यही कहना है कि आप अपनी दुश्मनियां साइड पर रखें, अगर कोई आपके साथ ज्यादती करेगा तो हम मौजूद हैं। अमली तौर पर भी उन्होंने दिखाया, हालिया केस को देख लें लाहौर के बड़े। मैं तो आपकी बात को सेकंड करने लगा हूँ कि डाला कल्चर पुलिस ने खत्म कर दिया, ऐसा है, और असली की नुमाइश भी खत्म होगी। आप शादी ब्याह पे जाते थे, आपको रसला आपको नजर आता है, नो डाउट ये हुकूमत पंजाब और रमजान साहब, अच्छा लास्टली वक्त चूंकि हमारे पास कम है और आप बड़ी जबरदस्त जो है वो बता रहे हैं, डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपने बता दिया कि कहाँ कहाँ असला लाइसेंस जो है आप रीन्यू करवा सकते हैं या फिर असला जमा करा सकते हैं कलेक्शन पॉइंट्स पर। ये बता दीजिएगा, फीस तो आपने बता दी कि डबल कर दी गई है हौसला शिकनी के लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा, लेकिन तरीका क्या होगा लाइसेंस रीन्यू करवाने के लिए? और अगर अब कोई नया लाइसेंस बनवाना चाहता है तो वो तो नहीं बनेगा? बिल्कुल जी, असला लाइसेंस तो नया नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो रिन्यू करवाना चाहते हैं तो जो मुतलका महकमा है वहाँ पे आप एक आईडी कार्ड लेके जाएंगे और जो पहला लाइसेंस है वो आप वहाँ पर लेके जाएंगे और देखेंगे कि ये बंदा पहले रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है। आपको एक बात ये भी मेंशन कर दूं कि अब जो रिकॉर्ड याफ्ता उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा,
ओके। ये एक बड़ी बात है कि अब जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिन्होंने 20-20 या 22 या 5-5 कत्ल किए हुए हैं, या रिकॉर्ड याफ्ता डकैती, चोरी, नकबजनी में, अब उनको लाइसेंस नहीं तो अब मिलेगा। गैर कानूनी असलहा नहीं रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आपने अपडेट किया इस हवाले से तफसीलन हमें। और 15 दिन का अल्टीमेटम है और जिन जिन के पास जी गैर कानूनी असलहा है वो जाएं और वो जमा करवा दें, और जिनके पास लाइसेंस है रीन्यू करवाने का भी प्रोसीजर बता मेरा दिया ख्याल गया है ये बड़ा बरवक्त फैसला है। Yes. आप देखें ये पहले नहीं किया, मतलब ये यूं नहीं हुआ कि सीसीडी के आने से पहले उन्होंने ये कर दिया हो। सीसीडी आई, आपको पता, बहुत सारे केसेस को हैंडल किया, दुश्मनियां ख़त्म करवाई, और अगर दुश्मनियां ख़त्म नहीं हुई तो फिर वो अनासर भी ख़त्म हो गए। तो एक तरह से डेटरेंस कायम कर दी है सोसाइटी के अंदर। और ये जो खास तौर पर डाला कल्चर है, इसको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको ख़त्म किया है। और ये जो सरेआम असलहा लहराकर हटो बच्चों की सदाएं लगाते हुए गुजर रहे होते थे बिला वजह सिविलियंस भी जनाब, तो इसके आगे जो है उन्होंने फुल स्टॉप लगाया। अब शहरियों को भी जो है वो ताउन करना चाहिए, और यकीनन आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी दिलाया गवर्नमेंट ने भी, सीसीडी की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से भी, कि आपको अब असला रखने की जरूरत नहीं है, हम आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। दुश्मनी आपने कायम क्यों करनी है? दुश्मनी खत्म करें। असलहे से कौन सी दुश्मनी निभाई जाती है? आप जैसे भी कह रहे थे कि अगर आपका एक दुश्मन हो और 2 दुश्मन हो, ये एक मिसाल दी जाती है, और जिसका ताल्लुक ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, वो कितनी गने रखे, वो ब्लॉक कर दे। वो ब्लॉक कर दे। चले हम भी ब्रेक पर जाते हैं और फिर ब्लॉक की करते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और अब आ गया है वो वाला सेगमेंट जिसका सबको इंतज़ार होता है, और मैं हमेशा से कहती हूँ मुझे भी इंतज़ार होता है। हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा पूरा वीक कैसा गुजरेगा, सितारे क्या बताते हैं, हमारा ज़ोडिएक साइन क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्लान करें। तो हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। तैयार हैं उन्होंने, कार्ड्स भी जो है बिखरा दिए। मेरे वाले मुझे दे दें या एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं दाऊद साहब बात जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके कार्ड जरूर निकालेंगे जी इंशाल्लाह। कहने लगे आपके जिन निकाले। जेब से ना निकालिए जिन्नों का शोभा लेता है। ओके ओके। प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले काफी ज्यादा जिन निकल रहे थे। वो वार्म अप हो रहा होता है ना। तो एरीज वालों का हफ्ता कैसा रहेगा दाऊद साहब? अच्छा जी, एरीज वालों की इस वीक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ होने जा रहा है। याद रखिए कि आपके लिए ये वीक एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे आपके कामों में बड़ी सॉलिड मदद, किंग ऑफ कप मौजूद है, और पुराने कामों का होना भी तयशुदा है इस वीक में। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में आप किसी चीज़ से मुतल्लिक़ अगर डबल माइंडेड हैं तो वो आपको चीज़ें तय कर लेनी चाहिए। अगर किसी से काम करना है या जॉब चेंज करनी है तो अभी थोड़ा सा वेट रखना है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में ऑप्शंस आएंगी, ये ऑप्शंस आपके हक में हो सकती हैं बिल्कुल। और यहाँ पे जिनके शादी के मामलात हैं, रिलेशन के मामलात हैं, चेंज है, हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन के मामलात में तुलबा तालबात के लिए बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। ट्रैवलिंग आप लोग कभी ना कीजिएगा इस वीक में। और यहाँ पे आप लोगों के लिए मून एनर्जी का मैसेज है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सूरत हाल को मोहब्बत से डील करें। पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम रोज़ाना। ठीक। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी, तो बुर्ज सौर वाले क्या करने जा रहे हैं। देखिए कि आपके पास काम काफ़ी ज़्यादा है, आपको चाहिए कि अपनी सुस्त रवैये से निकलें और ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग करें, और वो करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पावरफुल एनर्जी है, स्टार्स की पोजीशन आपको सपोर्ट कर रही है, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले भी करेंगे। कोई भी शोबा हो उसमें थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो बेहतरीन रहेगा आपका कैरियर, इस वीक में कामों में मदद आएगी। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी कामयाबी बुर्ज सौर वालों को मिलने वाली है। हेल्थ बेहतरीन रहेगी, सेहत के मामलात में कामयाबी है, एजुकेशन के मामलात में भी बहुत ज़बरदस्त हेल्प है। तुलबा तालबात की ट्रैवलिंग के लिए आपको थोड़ा सा एहतियात करना है, और घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अल्लाह पढ़ लिया करें। और यहाँ पे मून एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, जिन जवाबात की आपको ज़रूरत है वो आ रहे हैं। पढ़ने के लिए इस वीक में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोज़ाना ज़रूर पढ़िएगा। जमनाई वालों की इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी, तो जमनाई वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। जमनाई वालों की इस वीक की एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त है, बैलेंस है। कोई बड़ा काम मिल सकता है, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। यहाँ पे आपको घरेलू मामलात में बड़ी खुशियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं, घर का माहौल भी बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, और कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा।
जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में ओवर थिंकिंग से बचना है। जिस तरह के भी मामला चल रहे हैं उन्हीं मामलात को तरक्की देनी है, और अगर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री कोई आपके कैरियर से मुतल्लिक़ मामला चलते हैं तो उनको फोकियत दें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में नेगेटिविटी हो सकती है, बिल्कुल चांस नज़र आते हैं, कोई ऐसी खबर हो सकती है जो कि आपके रिलेशन को ख़राब कर सकती है, एहतियात कीजिएगा। हेल्थ ज़बरदस्त है। एजुकेशन के मामलात में तलबा तालबात प्रेशर ले रहे हैं, और जनाब ट्रैवल आप कर सकते हैं। और मून एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम हो रहा है। पढ़ने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 72 टाइम रोज़ाना पढ़ लीजिएगा। कैंसेरियंस का हफ्ता कैसा है? कैंसर वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो जनाब कैंसर वालों की इस वीक की एनर्जी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को फजूल खर्ची से परहेज करना चाहिए, अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए। इस वीक में प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी, और यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल मामलात बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। तो रूहानियत से हेल्प लें कैंसर वाले इस वीक में। वाइट कलर का सदका, जिस तरह दूध का सदका, अंडे का सदका, और वो भी जुमा के दिन ज़रूर करिएगा। जॉब और बिजनेस में डबल माइंडेड हैं, किसी चीज़ को लेकर बैलेंस कर रहे हैं, और फिर भी मामलात में पुरसकून रहेंगे। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में खुशियाँ, खैर बरकत और कामयाबी, कहीं पिकनिक वगैरह पे, कहीं कामों पे, कभी रिलेशन, इस तरह के मोहब्बत के मामलात में ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। हेल्थ बेहतरीन है। एजुकेशन के मामलात में कामयाबी है। ट्रैवलिंग अचानक हो सकता है इस वीक में। और मून एनर्जी का मैसेज है, एतमाद कामयाबी की कुंजी है। और पढ़ने के लिए आप लोग हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर 41 टाइम रोज़ाना पढ़िएगा, अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। लियो वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है? तो लियो वालों के इस वीक में फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके मामलात में बिगिनिंग में तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको कुछ टेंशन क्रिएट रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, मामलात का प्रेशर रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आपकी तमाम मुश्किलें और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सन की एनर्जी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी देकर जाएगी। जॉब और बिजनेस बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। कैरियर वाइज आपका ये वीक बहुत पॉजिटिव रहेगा। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में थोड़ी सी एहतियात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका रिलेशन ख़त्म होने के मामलात भी नज़र आते हैं, इसलिए मुंह से ऐसे अल्फाज ना अदा कीजिए जिससे आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो। और अगर जनाब अगर बात करें हेल्थ की तो बेहतरीन है। एजुकेशन के मामलात स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। और मून एनर्जी का मैसेज है जनाब, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कि मुकद्दर में मुमकिन ना हो, आप कर सकते हैं सब कुछ। अल्लाह ने आपको पावर दी है। सूरह इखलास 21 टाइम रोज़ाना अच्छी एनर्जी देकर जाएगी। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी? तो जनाब विर्गो वाले इस वीक में थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आते हैं, उदास हैं, मामलात में डिले है, परेशानी हो सकती है किसी बात को लेकर, और जो करना चाहते हैं अभी उससे मुतल्लिक़ बड़े फैसले ना कीजिएगा। यहाँ पे कोई ऐसी खबर जो कि आपके मामलात में डिस्टर्बेंस का बायस बन सकती है। जनाब बात करें आप लोगों के जॉब और बिज़नेस की, तो जॉब और बिज़नेस में कोई नेगेटिव बात आपके कैरियर वाइज आपको डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए किसी पे एतमाद कम करें। मोहब्बत की बात करें तो जज्बाती नज़र आते हैं, और जज्बाती और गुस्सा ये नहीं आपने करना, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। हेल्थ बेहतरीन है। एजुकेशन के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। ट्रैवल आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मून एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, इस वीक में तब्दीली की ज़रूरत है। पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 टाइम रोज़ाना अच्छी एनर्जी देकर जाएगा। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी? तो लिब्रा वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? बहुत अच्छी एनर्जी है जी लिब्रा वालों की। यहाँ पे आपके कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी, काम बेहतरीन, हालात में बेहतरी, पॉजिटिव चेंज। 2-3 ऐसे मामलात नज़र आते हैं जिससे आपके हालात में बेहतरी होएगी। और यहाँ पे आप कोई नए मामलात, नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इस वीक में फ़ील करेंगे, और वो पॉजिटिव होंगी। जॉब और बिज़नेस में अपनी बातों को अपने तक रखना ही आपके फ़ायदे में होगा। मोहब्बत की बात करें तो खुशियाँ और कामयाबियाँ मिलेंगी इस वीक में। हेल्थ ज़बरदस्त है। एजुकेशन में कामयाबी है। ट्रैवल एहतियात करिएगा। और पढ़ने के लिए यहाँ पे यज़ल जलाली वाल इकराम 41 टाइम रोज़ाना। और मून एनर्जी का मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप और आपके अजीज़ महफूज हैं। सही, ज़बरदस्त। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी क्या नज़र आती है? तो देखते हैं जनाब स्कॉर्पियंस की एनर्जी। स्कॉर्पियो के कार्ड्स की एनर्जी, 3 कार्ड्स की एनर्जी में बात करें तो स्कॉर्पियो वालों के पास इस वीक में काम काफ़ी ज़्यादा है। कामों का प्रेशर नज़र आता है। आप अपने कामों को, मामलात को
हैंडल करना सीखिए। इस वीक में किस तरह का प्रेशर हो सकता है। देखें जी, ज़्यादा काम, ज़्यादा जिम्मेदारियां और उनको आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राब्ते बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों की मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कामयाबी है। जॉब और कैरियर में कुछ नया शुरू कर रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। एजुकेशन में पॉजिटिविटी है, कामयाबी है। ट्रैवल आप एहतियात से करें। और यहाँ पे बात करें आप लोगों की मून एनर्जी की, तो आपके अज़म की जांच की जा रही है। या अल्लाह या वारिसु 119 मरतबा ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। सजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। सजिटेरियस वालों के अपने मामलात से मुतल्लिक़, रूहानियत से मुतल्लिक़ हेल्प करिएगा ज़रूर। और यहाँ पे आपको कुछ मामला से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम रहेगी। डिले है, ये जो डिले है इसको ठीक करने के लिए आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से हेल्प लें। जॉब और बिजनेस की बात करें तो प्रॉब्लम है, एहतियात करें। मोहब्बत में सोच विचार है। हेल्थ ज़बरदस्त है, वॉक कर रहे हैं। एजुकेशन ज़बरदस्त है। ट्रैवल एहतियात करें। और पढ़ने के लिए यहाँ पे या हय्यू या क़य्यूम मून एनर्जी का मैसेज है। तवानाई जोर पकड़ रही है। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो कैप्रिकॉन वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। कैप्रिकॉन वालों का ये वीक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव, अपने कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी देखेंगे। कोई डिसीजन भी कर रहे हैं किसी एक काम के ऊपर, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। विजन बहुत क्लियर नज़र आता है। यहाँ पे पॉजिटिव खबरें रहेंगी, राब्ते रहेंगे, इज़्ज़त शोहरत वक़ार में इजाफा रहेगा। और अपने पेरेंट्स के पास बैठें और उनको वक्त दें। बात करें आप लोगों के जॉब और बिज़नेस की, तो जॉब और बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल कामयाबी है। मोहब्बत की बात करें तो खबर, किस तरह की खबर हो सकती है। अच्छा जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज़ ऐसी आएगी जिसको आप सीधे तरीके से डील करके अच्छी एनर्जी लेंगे। हेल्थ, गुस्सा और सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब है। एजुकेशन के मामला बेहतरीन हैं। ट्रैवल आप लोग कर रहे हैं। और मून एनर्जी का मैसेज है ये वक्त काम करने का, कुछ करने का है। वक्त को ज़िया ना करें। और पढ़ने के लिए सूरह नास 11 मरतबा नजर-ए-बाद के असरात नजर आते हैं। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। तो एक्वेरियस वाले चीटिंग से बचें, उन लोगों से बचें जो कि आप लोगों के इर्द गिर्द आपको धोखा दे रहे हैं। किस तरह का धोखा मिल सकता है। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है। इस वीक में बहस नहीं करनी, पॉजिटिव तरीके से चलना है, जज्बाती बिल्कुल नहीं होना। और किसी से पार्टनरशिप हो सकती है एंड ऑफ द वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करें तो बिल्कुल अच्छी एनर्जी है, काम बढ़ सकता है, पैसे आ सकते हैं। मोहब्बत में कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। फैमिली को वक्त दें। हेल्थ बेहतरीन है। एजुकेशन के मामला में प्रॉब्लम है। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल कर सकते हैं। मून एनर्जी आप लोगों के लिए मैसेज है, जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और पढ़ने के लिए इस वीक में या हय्यू या क़य्यूम बहक या ज़ल जलाली वाली किराम 41 टाइम। लास्ट वन पाइसिस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। तो पाइसिस वाले एहतियात करें अपने कामों से मुतल्लिका, मामला से मुतल्लिका। एहतियात है जनाब पैसे से मुतल्लिका, खासकर किसी को उधार ना दें, किसी से कर्ज ना लें, कोई पैसों की कोई डील ना करें। यहाँ पे बातें अपने तक रखने का ही फ़ायदा है। और बिल आखिर एंड ऑफ द वीक में कामयाबी है। जॉब और बिजनेस में सुकून महसूस करेंगे। पैसे की ज़्यादती और उसकी एडजस्टमेंट और उसको आगे कहाँ लगाना है उसके लिए फैसला होगा इन्वेस्टमेंट का। और मोहब्बत में बैलेंस है। हेल्थ बेहतरीन है। एजुकेशन में सुकून है, अच्छी एजुकेशन है। ट्रैवल आप कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम। और मून एनर्जी का मैसेज है अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। वाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका दाऊद अहमद दाऊद साहब हमारे साथ थे। और 12 के 12 सितारों के हवाले से उन्होंने बताया कि आने वाला जो वीक है वो किस तरह करेगा, उसके लिए आप प्लानिंग करें। नाज़रीन, आजकल के दौर में अगर हम देखें तो फिर गाड़ी खरीदना, बल्कि हमेशा से इमाम, गाड़ी खरीदना या फिर बेचना हमेशा एक मसला रहा है। और वो शख्स जिसको नहीं पता कि गाड़ी बेचते हुए या ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए और किन चीज़ों को आपको नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करना चाहिए, जिससे जनाब नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। मालिक तो समझता है कि डील हुई, लेकिन पता नहीं कब फ्रॉड का शिकार हो जाए। ऐसे ही है। गाड़ी की खरीदो फरोख्त में माली फ्रॉड का कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तानी क्रिकेटर सुहेब मकसूद के साथ पेश आया, जिन्होंने तकरीबन 9 माह कबल अपनी पुरानी गाड़ी मुल्तान की एक शोरूम के जरिए फरोख्त की। और गाड़ी खरीदने वाले शख्स ने 60 लाख रुपए देने के बाद गाड़ी उनसे ले ली और कहा कि वो बकिया अदायगी गाड़ी के कागजात के साथ उनसे वसूल कर लेगा। ताहम कई माह गुजरने के बावजूद ना उनको पैसे मिले, ना गाड़ी, और दूसरी कार की खरीदारी में भी उनको रकम का नुकसान उठाना। और क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने एक वीडियो शेयर करते हुए फ्रॉड का मामला उठाया तो वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से नोटिस लिया। मुल्तान पुलिस की मुदाखलत के बाद सुहेब मकसूद को अपनी रकम और गाड़ी मिल गई। सुहेब मकसूद मुल्क के नामवर क्रिकेटर हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि उनकी आवाज़
ऐवानों तक पहुंची और उनको जो है इंसाफ मिल सका। ना जाने उनकी तरह कितने आम अफराद हैं जो फ्रॉडियों के हत्थे चढ़े हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल सका, उनको सुनने वाला ही कोई नहीं था। तो यकीनन जो आम आदमी है वो कितना परेशान होता होगा। माहिरीन ये कहते हैं कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड और जालसाजी के रोजाना बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन लोग जाली कागजात बनाकर जायदादें तक मुंतकिल करवा लेते हैं और ऐसे केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वाइट कॉलर क्राइम में लोगों से करोड़ों लूटे जा रहे हैं। ऐसे लोग या गिरोह या फिर असरो रसूख रखने वाले या सियासी पुश्तपनाही वाले होते हैं, जैसा कि सुहेब मकसूद के केस में भी हुआ। लोग खुशामदी जुबान भी इस्तेमाल करते हैं और उनसे रकम की वसूली डाकू चोर से ज्यादा ही जनाब मुश्किल हो जाती। और यकीनन उज़ैर, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के वक्त लोग किन बातों को मद्देनजर और रकम की अदायगी और गाड़ी के ट्रांसफर से कबल क्या जानना जरूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मंच साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से आपके सामने ही है ये केस मारूफ क्रिकेटर सुहेब मकसूद का मामला, तो क्या समझते हैं, क्या ये शोरूम की बदमाशी थी या कोई धोखाधड़ी थी? इसके पीछे क्या मामला था? जी बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि वो कोई भी बंदा है, एक साहब तो मशहूर आदमी थे, उन्होंने वीडियो बना दी तो उनकी सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अपने इंट्रोडक्शन में कि आम आदमी मेरे और आपके जैसा और उसके साथ ये हो जाए, तो वो बेचारी कहीं नहीं सुनी जाएगी। बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि जब उन्होंने आम आदमी का रूप धारे रखा तो तकरीबन 8-9 महीने तक उनको पेमेंट नहीं मिली। और फिर जब उन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना पावर और वेट का इस्तेमाल किया तो वजीर आला ने नोटिस ले लिया। बट आई थिंक फॉर एवरी इंडिविजुअल जो गाड़ी ले रहा है या बेच रहा है, सर्टेन चीजें हैं, अगर आप उसका ख्याल कर लें तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। होता ये कि हम लोग जो है ना जब गाड़ी बेच रहे होते हैं तो उस टाइम पे या लेते हुए भी लोगों पे एतबार करते हैं। सो ट्रस्ट नोबडी। आई ऑलवेज टेल पीपल कि गाड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो ब्लूटूथ पे आपके साथ ट्रांसफर हो जाएगी। इट शुड बी अ ट्रेड। बार्टर ट्रेड है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। आपने गाड़ी जिस टाइम बेचनी है उस टाइम पे जो पे ऑर्डर है या चेक है उसको अपने अकाउंट में जब तक क्रेडिट नहीं होता तब तक हवाले ना करें। बिकॉज हमारे वहाँ पे मार्केट में पे ऑर्डर्स भी जाली चलते हैं। अच्छा। तो जाली पे ऑर्डर ना हो जाए वो मेक श्योर कर लें। और जब आप गाड़ी बेच रहे हो तो जिससे आप पेमेंट ले रहे हैं उसके साथ आप बाकायदा वो जो है रिटर्न एग्रीमेंट जो वो भी करें और बायोमेट्रिक उसको वहीं पे दें। मसला कब होता है जब बेचने वाला या लेने वाला दोनों चीजों में कोई डिले करता है कि जी आपको कागज कल दे दूंगा या मैं कागज कल ले लूंगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, आमतौर पे लोग समझते हैं कि जी कागज के बगैर वो गाड़ी नहीं रखेगा, तो उसने 90 लाख रुपए देने थे, वो कागज के बगैर भी चला ही जा रहा था। तो अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों केसेस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उस दिन पे, एक तो उर्दू में एक हमारे यहाँ पे जो है ना लॉ में भी एक टर्म यूज होती है मुश्तरी होशियार बाश है। आप लेते हुए उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स एक्साइज से चेक कराएं, गाड़ी को सीआईए फिजिकल चेक कराएं और उसके बाद जिससे गाड़ी ले रहे हैं उसी के नाम पे गाड़ी हो, बायोमेट्रिक उसी वक्त ले लें, वरना लोगों के साथ धोखे होते रहते हैं। अच्छा सुनील साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि मतलब एक्साइज की हद तक तो लोगों को काफ़ी पता है, ये सीआईए से किस तरह से आप गाड़ी चेक करवा सकते हैं? अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो डिजिटली आप कौन कौन सी चीजें जहाँ से जी चेक कर सकते हैं? एक तो एक्साइज वाला भी है। आम बंदा की जो सोचता है कि अगर मैंने एक्साइज से करा लिया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी, बट ऐसा नहीं है। होता ये है कि आपने एक्साइज से करा लिया होता है, बाद में पता लगता है जी कागजों में कोई इशू था या गाड़ी जो है वो नॉन कस्टम थी, तो उसके लिए डिफरेंट सीआईए सेंटर्स बने हुए हैं, जिस लाहौर में भी है, फिर उनकी एक ऐप भी है। आप उसके थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, उसके वो चार्जेस लेते हैं और फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं क्लियरेंस का। सो गेट ऑल दीज थिंग्स डन। ये आपके पैसे की इंश्योरेंस है। आपको शायद उस टाइम लग रहा हो कि यार ये टाइम लगेगा। अक्सर लोग जो है ना अंग्रेजी में कहते हैं हेस्ट मेक वेस्ट। आप जल्दी में होते हैं कि जी मैंने बस आज गाड़ी लेनी और आज ही खत्म करना है काम, या मैं दूसरे शहर से आया हूँ। जब आप जल्दी डालेंगे आपको नुकसान होगा। रिलैक्स करके आराम से 1 से 2 दिन ले लें, बेशक गाड़ी की मुकम्मल जांच पड़ताल कर लें, एक्साइज के दफ्तर जाएं। लोग जाते नहीं है, चेक नहीं कराते, बाद में इदारों को ब्लेम करते हैं। तो इदारे यहाँ मौजूद हैं, एक्साइज कंप्यूटराइज्ड है, आप बायोमेट्रिक भी उस टाइम पे चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज सीआईए का जो ऐप है वो भी मौजूद है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें। और तीसरा, आपने बैंक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहा है पे ऑर्डर या जो चेक है वो चेक करा लें कि जेन्युइन है कि नहीं। सही। अच्छा सुनील साहब, ऐसे भी होता है कि बाज़ लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद पता चलता है कि इसके तो मालिकान और हैं, एक से ज्यादा दावेदार हैं, तो फिर या तो गाड़ी पर पाबंदी लगी होती है ट्रांसफर पर या बैन होता है। उस सूरत हाल में फिर क्या सिचुएशन होती है और क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप गाड़ी सुनील से ले रही हैं तो वो गाड़ी सुनील के नाम पे ही होनी चाहिए। अगर मैं किसी और की गाड़ी आपको दे रहा हूँ कि जी मेरे अजीज हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और आप ट्रस्ट करके ले लेंगे तो आपको नुकसान होगा।
सो व्हेनेवर यू पेइंग समबडी, एक तो उसी नाम पे ऑर्डर बनाएं जिसके नाम पे गाड़ी थी, उन्हीं का जो है आप बायोमेट्रिक की डिमांड करें। दूसरी चीज जो आपने कही उस पे ब्लॉक लगा होता है, तो उसके लिए भी अगेन एक्साइज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जब जाके डालेंगे अगर वो गाड़ी ब्लॉक फॉर ट्रांसफर होगी तो वहीं पे आ जाएगा इशू, तो आपको रेड फ्लैग वहीं पे रेज हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा नुकसान तब होता है जब हम लोग किसी पे ट्रस्ट करते हैं कि जी नहीं सुनील तो मेरा जानने वाला है, मैं इसे कल कागज ले लूंगा, मैं कल पेमेंट दे दूंगा, एंड वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब होती हैं। आई ऑलवेज टेल पीपल, आपको धोखा हमेशा वही देता है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप ट्रस्ट नहीं करेंगे वो आपको धोखा नहीं दे सकता। सुनील साहब, ये भी तो होता है ना हमारे यहाँ के बड़े पायन बाहर होंगे ने ते पावर ऑफ अटर्नी मैनू देती है, मैं जनाब मैं गाड़ी बेच सकता हूँ उनके बिहाफ पे, तो इस तरह के क्या फ्रॉड देखने में आते हैं अमूमी तौर पे? अमूमी फ्रॉड तो ये होता है कि देखिए, यही होता है कि एक तो जो इनके साथ हुआ कि जी आपको थोड़ा सा हमेशा जब भी इंसान फंसता है, यहाँ तो वो किसी लालच में फंसता है, यहाँ उसको ट्रैक्शन दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी गाड़ी करोड़ रुपए की बिकती है और मुझे कोई शोरूम वाला कह रहा होगा जी मैं एक 10 की बेच देता हूँ, तो मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा, फिर वो मुझसे उधार भी कर रहा होगा तो मैं कर लूंगा, बिकॉज मेरे अपने बैक ऑफ द माइंड पे एक वो होगा कि यार मेरे तो बहुत अच्छी डील मिल रही है। सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्रेरी, अक्सर लोगों के साथ आजकल फ्रॉड होता है कि जी आप गाड़ी का एड देखते हैं, वो मार्केट से नीचे प्राइस पे लगाया होता है, फिर लोग टोकन डिमांड कर लेते हैं और उसके बाद फोन बंद कर देते हैं। उधर भी लालच होती है, आपको पता है कि एक चीज 10 लाख की है, आप 8 लाख की का टोकन कर रहे थे, सो यू आर बाउंड टू फेस दिस इन फ्यूचर। तो सिमिलरली आपको अपने आप को फैक्ट चेक करना है, जो भी सौदा टू गुड टू बी ट्रू हो तो वो ट्रू नहीं होता। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी बहुत महंगी जा रही है और आप बहुत ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, तो आपके साथ हमेशा धोखा होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी से बहुत सस्ती गाड़ी ले रहे हैं, तब भी आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, तब भी धोखा होगा। मार्केट जो है वो हमेशा जो है ना, इकोनॉमिक्स का रूल है, वो अपने ऑप्टिमल पे परफॉर्म करती है और मार्केट रेट ही बेस्ट रेट होता है। सो व्हेनेवर यू ऑपरेटिंग बिलो और अबव द मार्केट रेट, आपको नुकसान होने की खतरा है, और 90% क्या 99% केस में ऐसे नुकसान होता है। सुनील साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आपके एडवाइजेज हैं और यकीनन इस पर अमल भी करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, शोएब मकसूद का केस देख लें, वो एक फेमस पर्सनालिटी थे, अवानों तक आवाज़ गई, उनका जो मसला हल हो गया। ये आम बंदे के साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो वो क्या करे, और पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है कि आम बंदे को फिर इंसाफ मिल सके? नहीं जी, आम बंदे की जो सुनवाई है वो कम होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक वो आम बंदे बने रहे तो 7, 8, 9 महीने वो बेचारे घूमते फिरते रहे ना इधर उधर। तो इसीलिए आम बंदे के लिए ये है कि वो फूंक फूंक के चले, वो प्रिकॉशन लेके ज्यादा चले, और अगर आप प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल ही कहते हैं केयर फ्री होंगे तो फिर यू आर बाउंड टू फेस दिस डिस्ट्रस्ट फ्रॉम अदर्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेप्स बताए हैं कि अगेन अगर शोएब वाली केस में भी देख लें, अगर शोएब साहब पहले दिन उनसे एक हाथ लेके ऊपर कारोबार करते, उनको गाड़ी देते, उसी वक्त डॉक्यूमेंट्स देते और उसी वक्त पूरी पेमेंट लेते। अगर वो कह रहे हैं हमारे पास पेमेंट नहीं है तो कहें जी गाड़ी यहाँ पे लॉक कर दें, जिस दिन पेमेंट होगी उस दिन गाड़ी देंगे। आप जब गाड़ी दे के आ जाते हैं, फिर आप उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, वो 8 महीने 9 महीने, ही वाज लकी ही गॉट हिज पेमेंट। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो साल से लगे हुए हैं, आम आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं। अच्छा सुनील साहब, जिस तरह से हम बात भी करें कि गाड़ी अक्सर मतलब 3-4 हाथों से बिक के आ रही होती है, अच्छा फिर डॉक्यूमेंट चेक करना ये आम बंदे के बस की बात नहीं है, मतलब ये उसका रोग ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट चेक करे, कार्ड चेक करे कि क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सर इसके लिए क्या तरीक़ेकार है ताकि जो आम आदमी अगर गाड़ी खरीद रहा है तो उसको इसमें सहूलत मिल सके? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन अगेन क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इज ड्यू। गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान कर दी है। अब लोगों की डिमांड होती है जी फाइल ले आओ, इनवॉइस ले आओ, फलां ले आओ। गवर्नमेंट डिमांड्स नथिंग। गवर्नमेंट कहती है कि आप सुनील से गाड़ी ले रहे हैं, उससे पहले जितने मर्जी ओनर रहे थे, आज का जो कार्ड है एक्साइज का रजिस्ट्रेशन, उस पर सुनील का नाम होना चाहिए। आप एक्साइज की वेबसाइट पे जाएं, वो गाड़ी का आप डेटा डालें, वो आ जाएगा सुनील के नाम है, आप सुनील से खरीद रहे हैं, उसी वक्त सुनील आपको बायोमेट्रिक करके देगा। देयर एंड देन आप उसकी फीस जमा कराएंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो मैं आपको ऑन पेपर असूली बात बता रहा हूँ। मार्केट कैसे ऑपरेट करती है? मार्केट ये कहती है कि जी आप उसके सारे बचपन से लेके अब तक आपने जो रसीदें दी थी, जिसको फाइल कहते हैं, वो जितनी डिमांड बढ़ाते हैं ये बढ़ती रहती है। बट लोकल गाड़ी के केस में गाड़ी की इनवॉइसेस को फाइल कहा जाता है, वो होनी चाहिए, और जितने प्रीवियस ओनर हैं उन सबका रिकॉर्ड, उनके कार्ड, उनके ट्रांसफर लेटर। दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, बट मार्केट ये कहती है कि होने चाहिए। बाय लॉ आपको मैंने बता दिया सिंपल, आपके पास कार्ड है, आप बायोमेट्रिक करेंगे, ट्रांसफर हो जाएगी, यस। लेकिन अगर आप मार्केट को फॉलो नहीं करेंगे, आप वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, तो कल को जब आप बेचने जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे जी पिछली ट्रेल की तरह। इसकी आसानी के लिए हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बहुत इकदाम किए गए हैं, डिजिटली भी ट्रांसफर करने के हवाले से भी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आईडी कार्ड पर अब नंबर प्लेट का जो है वो इकदाम किया जा रहा है, ये कितना खुशाइंद है और ये कितना जबरदस्त साबित होगा? आई थिंक बहुत अच्छी चीज है। पहले आपको ये था कि आपने एक जो गाड़ी है वो एक ही नंबर प्लेट के ऊपर थी, सिर्फ आईडी के नाम चेंज होते रहते थे। अब अगर आपको किसी को भी सर्च करना है, आप उसके आईडी कार्ड पे कितनी गाड़ियां हैं वो सारी सर्च कर सकते हैं। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी बहुत अच्छा है। ग्लोबली ये प्रैक्टिस की जाती है कि नंबर इज ऑलवेज अटैच्ड टू द आईडी कार्ड और द ओनर।
रादर देन जो पाकिस्तान में होता था कि वो गाड़ी के साथ था। अब इसकी ट्रांजिशन में थोड़े मसाइल आएंगे, जैसे अक्सर लोगों को होता है, मुझे भी होता है, मैंने गाड़ी खरीदी तो पिछली नंबर प्लेट चली गई, अब अगली आ गई, जब मैं मोटरवे पे जाता हूँ तो वहाँ पे जो एम टैग लगा है वो पुराने नंबर का है। तो ये ट्रांजिशनल मसाइल हैं, जरूर आएंगे, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट्स अ गुड स्टेप। अच्छा सुनील साहब, एक ये भी बड़ा मसला आता है कि गाड़ी बेचती है लेकिन वो नाम ही नहीं करवाई गई, ऑब्वियसली आपकी भी कुछ उसमें गलती होती है, तो फिर अब हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन चल रहा है और ओपन लेटर पे भी एक अरसे से गाड़ियां चल रही हैं, वो भी कुछ चलती जा रही हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन चल रहा है एक्साइज की जानिब से, ये कितना खुश आइंद? आई थिंक इट्स अगेन कमेंडेबल, बिकॉज होता ये कि देखें अब तो उन्होंने आपको लिमिट दे दी ना, आपने गाड़ी बेची, मैंने और आपने गाड़ी की ट्रांजेक्शन की, आपने मेरे से बायोमेट्रिक ले लिया, अब उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी, मैंने आपसे सेल रसीद साइन करा ली है। अगर आप 30 डेज में ट्रांसफर नहीं करा रहे तो एक्साइज में भी इंटीमेशन आई हुई है कि आपने उसका जो ओटीपी आया था फर्स्ट टाइम ट्रांसफर के लिए, उसको 30 दिन हो गए, वो खुद ही ब्लॉक कर देंगे। और अगर हमने इतने सालों से ये मसला चलता आ रहा था, अब कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। कोई भी बेनामी गाड़ी, कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो शख्स चला रहा है उसकी जिम्मेदारी है, उसके नाम पे होनी चाहिए, उसकी लीगल रिप्रिकॉशंस हैं। हमारे यहाँ पे तो वैसे ही हम इतने जो कहते हैं ना डेंजरस जोन में रहते हैं कि हर रोज कोई ना कोई दहशतगर्दी कुछ और होता है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, और आपको थोड़ा फॉलो अप भी करना पड़ेगा। अगर अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, जो नेक्स्ट बायर है वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ले, ओपन ट्रांसफर लेटर ना दें, ओपन बायोमेट्रिक ना दें, ये चीजें जो आपको कल को जो है ना परेशानी से बचा सकती है। सही, तो पहले से चेक कर लें ताकि आप परेशान ना हो बाद में। बहुत शुक्रिया, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मंझ हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का, और जैसे कि उन्होंने भी इतनी हेल्दी टिप्स दी हैं कि गाड़ी खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जब भी आप गाड़ी खरीदें या बेचें तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं ना कि सब कुछ डिजिटल हो गया, आप चेक कर सकते हैं। तो जनाब टेक्नोलॉजी की आपको खबर दे देते हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान से बड़ी एक ज़बरदस्त खबर है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ टेक्निकल मसाइल भी होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो खबर है वो तो हमने आपके साथ शेयर करनी है। वो बड़ी खुशखबरी है, चाहे जो भी मसाइल आते रहे वो खैर बैक एंड पे होते हैं। अब आईफोन हो, मैकबुक हो, आईपैड हो या फिर एप्पल वॉच, सब कुछ आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ये नहीं कि कोई बाहर जा रहा है तो आप उसे कहें कि लेते हैं, मयारी कीमत पर मिलेगा, क्योंकि एयरलिंक कम्युनिकेशन ने पाकिस्तान में पहला ऑफिशियल एप्पल रिटेल स्टोर खोलने का ऐलान किया है, जो कि बड़ा बेहतरीन है। और कंपनी के मुताबिक ये स्टोर लाहौर के डोलमन मॉल में कायम किया जाएगा और इस साल के आखिर तक इसे खोल दिया जाएगा। और लाहौर के डोलमन मॉल में खुलने वाला ये स्टोर एप्पल की आईफोन, मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच समेत तमाम मसनूआत के लिए एक मुस्तनद और बराह रास्त खरीदारी का मरकज होगा। आप देखें, आईफोन तो छोड़ें, आप ओरिजिनल चार्जर ढूंढने जाएं वो नहीं मिलता, बहुत मुश्किल, और उस कितने फेक मिल जाते हैं, इतने महंगे महंगे। मेरे साथ तो खैर ये हो चुका है कि ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। फ़ोन ले लेते हैं, उसके बाद एसेसरीज जितनी भी हैं वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मोबाइल फ़ोन जो हैं वो अब इजीली मिलेंगे। मकामी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में शामिल करने पर काम कर रही है, और हम देख रहे हैं कि माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त न सिर्फ सारिफीन के लिए खुश आइंद है बल्कि पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी रिटेल सेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश आइंद बात है। तो जनाब आप थोड़ा सा वेट कर लें, बजाय आप बाहर से मंगवाने के जितने अरसे में वहाँ से आना है, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा और आप फिजिकली जाके देख भी सकते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी है। तो वो फैसला आपके लिए आसान होगा। हमने जनाब अब आपसे इजाज़त लेनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तो कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।